Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 12, that is about hydrocarbons. And today we are having second lesson of this chapter. Yesterday we discussed hydrocarbons, their classes, alkanes, alkenes, alkynes. And about alkanes, I explained their preparation, properties we are to start today. Sources were discussed and preparation methods which are used for preparation of alkenes, they were discussed. एक बार फिर दोबारा करा दें। Okay. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में देखें, पहला मेथड जो है वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस है। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की जो एडिशन है इसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अल्कीन्स के अंदर हम करें या अल्काइंस के अंदर करें तो दोनों केसेस में हमें अल्केन्स हासिल होते हैं। अल्कीन्स और अल्काइंस देखें, दोनों के हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है तो वो सैचुरेट हो जाते हैं और अल्केन्स बन जाते हैं, यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अल्केन्स बन जाते हैं। ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट इसमें निकल यूज होता है। कैटलिस्ट क्या होता है आप जानते हैं? Speeds up the reaction. हाँ, a substance that speeds up a chemical reaction without itself being consumed. खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता एंड इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। आप बायोलॉजी में इसको पढ़ चुके होंगे। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट चेंज करते हैं, निकल की बजाय प्लाटिनम या प्लाडियम यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन आप रूम टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं। हाइड्रोजन की एडिशन होती है, अल्केन हासिल होते हैं। अगर इथीन है तो पहले स्टेप में ही अल्केन हासिल हो जाएगा, और अगर इथाइन यानी कोई अल्काइन है तो पहले स्टेप पे में जो है वो अल्कीन बनेगा और दूसरे स्टेप में अल्कीन जो है वो अल्केन में कन्वर्ट होगा। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन आपको मालूम है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स प्रेपरेशन, एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन is atomic in nature and it is called nascent hydrogen. For example, जिंक और डाइल्यूट HCl का आपस में रिएक्शन कराए ना तो इससे जिंक क्लोराइड बनता है और साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। जिस वक्त प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन उस वक्त एटॉमिक स्टेट में होती है, बाद में तो उसके एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं ना H2 के। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसका रिएक्शन देखें जो मिथाइल ब्रोमाइड के साथ हो रहा है। एक हाइड्रोजन का एटम ब्रोमीन के एटम से मिलकर HBr बना रहा है और दूसरा जो ब्रोमीन हाइड्रोजन का एटम है वो CH3 के साथ मिलकर CH4 बना रहा है जो कि मीथेन है। अब ये अल्केन का मेंबर बन गया। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन हुई है, इसी तरीके से सेम जो स्टेप्स पहले मैंने आपको बताया उसे इथेन बना है और HBr निकला। हाँ जी, क्वेश्चन किसी बच्चे का? मोइज फैसल। सर ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन गैस at the time of its formation is in atomic state and it is called nascent hydrogen। कि जब हाइड्रोजन बन रही होती है तो एटॉमिक स्टेट में होती है, इसके एटम बन रहे होते हैं, उसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और बनने के फौरन बाद तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है ना, इसके दो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा रिएक्टेंट साथ होगा, रिजेंट होगा, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड साथ था तो उसने फौरन उसके साथ रिएक्शन कर लिया एटॉमिक हाइड्रोजन ने, HBr बना दिया और मीथेन बन गई, या दूसरे केस में इथेन बना और HBr। ठीक हो गया।
नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें, अल्केन्स जो है ये होमोलोगस सीरीज है, और होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अ सीरीज ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स in which any two successive members differ from each other by a CH2 group or atomic mass 14. तो इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं अल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसेस हैं। उसके बाद 5वें मेंबर से लेकर 17वें तक, 5th to 17th। अब आपकी बुक में मैंने आपको बताया था ना कल के, ये 5 to 10 लिखा होगा, ऐसे लिखा है, अपनी बुक्स में चेक करें। अगर लेटेस्ट एडिशन है तो उसमें चेक करें, हो सकता है ये करेक्शन कर दी गई हो। यस सर। लेटेस्ट एडिशन में करेक्शन हो गई है। 5 to 10 लिखा है सर। 5 to 10 नहीं लिखा ना, हालांकि आप इसको सर्च करके आज चेक करना कि जो 10 तक उन्होंने लिखा है, 10 वाला डिकेन है, ठीक है, डिकेन। उसके बाद 11 वाला अनडिकेन है, फिर 12 वाला डोडिकेन होता है, फिर आगे 13 वाला ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेप्टाडिकेन, हेक्साडिकेन तक। ये हेक्साडिकेन, हेक्साडिकेन 16 वाला, और हेप्टाडिकेन तक जो 17 है, ये क्या है, हेप्टाडिकेन। तो हेप्टाडिकेन आप देखेंगे कि इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 23 के राउंड अबाउट होता है, ठीक है। हेप्टाडिकेन जो C17 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 23 के राउंड अबाउट है, और रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में पाया जाए उसको हम लिक्विड कहते हैं, जो सॉलिड स्टेट में पाया जाए उसको सॉलिड कहते हैं, और जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाया जाए उसको हम गैस कहते हैं। तो अब आप खुद ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब C17 यानी हेप्टाडिकेन जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 23 आ रहा है, तो इसको हम सॉलिड तो नहीं ना कहेंगे, लिक्विड लिक्विड कहेंगे इसको। और जो हायर मेंबर्स हैं यानी फ्रॉम ऑक्टाडिकेन ऑनवर्ड्स, ये क्या है, सॉलिड्स हैं। ये फिजिकल स्टेट आपको बताएगी। दूसरी बात, फर्स्ट 4 मेंबर्स का यानी फर्स्ट 4 मेंबर्स गैसेस फर्स्ट हैं, 4 सर नेम क्या है उनके? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके सर। उसके बाद ये आगे वाले हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डूडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन और हेप्टाडिकेन तक, ये 17 तक आते हैं, जो कि यानी पेंटेन से लेकर हेप्टाडिकेन तक लिक्विड्स हैं, और इसके बाद ऑनवर्ड्स के होंगे सॉलिड्स। दूसरी प्रॉपर्टी, ये नॉन पोलर हैं, therefore they are insoluble in water, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल हैं। वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। डेंसिटी अल्केन्स की इंक्रीज होती है जैसे इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज, एटॉमिक साइज नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूलर साइज कहेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर साइज इनका जैसे इंक्रीज होता है तो इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये भी रेगुलरली इंक्रीज होते हैं। रेगुलरली मीन के जैसे इनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स का, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी साथ ही इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे इन मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, और रेगुलर चेंज आती है। पांचवी प्रॉपर्टी देखें, अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइजेस इंक्रीज। विस्कस, विस्कोसिटी भी इनकी इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, और ये मोर विस्कस हैं। आप देखें, हनी को कंपेयर करें वाटर के साथ, गिलास के अंदर आप पानी लिया हो, उसको आप उल्टा दें तो पानी फौरन निकल जाता है। अगर शहद हो
उसको आप उल्टाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, ऐसे ही है ना, वो तो नहीं ना फौरन निकल जाता। तो हम No. कहेंगे कि जो शहद है वो मोर विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। छठी प्रॉपर्टी देखें, अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल। फ्लेमेबल क्या होता है? कैचिंग फायर, यानी फायर कैचिंग प्रॉपर्टी इनकी जो है वो डिक्रीज होती है। कैसे? जैसे इनका साइज मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है, इनके मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने से फ्लेमेबिलिटी इनकी कम होती है, दे बिकम लेस फ्लेमेबल। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आती है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का क्या मतलब है? जिसको आग ना लग सके। जल्दी आग ना लगे। नो, याद रखें, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल ये सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब सेम है, फायर कैचिंग। अनफ्लेमेबल होता है आग ना लगना, अनफ्लेमेबल, यानी ये इनफ्लेमेबल से एंटोनिम नहीं बन जाता, दोनों का मतलब फायर कैचिंग। केमिकल रिएक्शंस, अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अलबत्ता ये कुछ रिएक्शंस देते हैं, दो किस्म के रिएक्शंस हैं, एक हैलोजिनेशन और दूसरे जो है वो कंबस्टन। ये दो किस्म के रिएक्शंस अल्केन्स के होते हैं हाई टेम्परेचर पे। हैलोजिनेशन क्या है? नाम से ज़ाहिर है, जैसा हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थी, तो हैलोजिनेशन क्या हुई? हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। हाँ, हैलोजन की एडिशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजन की एडिशन कैसे होगी? अल्केन्स तो सैचुरेटेड है, तो उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, मीन्स कि पहले से मौजूद उनमें जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो निकलेंगे और उनकी जगह कोई भी हैलोजन एटम जो है वो ऐड होता जाएगा। तो रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स जो सैचुरेटेड कंपाउंड के हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद सम अदर एटम्स, हैलोजन एटम्स के साथ रिप्लेस हो जाए, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की समझ आ गई? चलिए थोड़ा बता दो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो है जिसमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर पहले से मौजूद एक एटम या एक से ज्यादा एटम्स निकल जाएं और उनकी जगह और एटम आ जाएं, यानी पहले से मौजूद एटम रिप्लेस हो जाएं न्यू एटम्स के साथ, तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके। अब ये रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन के हैं ये अल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये हैलोजेंस के साथ इनका जो है वो बड़ा फेयर रिएक्शन होता है डिफ्यूज सनलाइट में। डिफ्यूज सनलाइट मीन मध्यम सी लाइट हो, डार्कनेस में रिएक्शन नहीं होता, डार्कनेस में रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट हो तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। ये यहाँ पे आप देखें, ये ब्राइट सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट का रिएक्शन ही पहले दिया गया आपको, मीथेन का क्लोरीन के साथ, जैसे कार्बन बनी और HCl, ये कार्बन डिपॉजिट हो जाएगी, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। डार्कनेस में आपको बताया गया रिएक्शन इनका होता है या नहीं? नहीं होता। नहीं होता। और डिफ्यूज सनलाइट में आप देखें, डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे। डिफ्यूज सनलाइट में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और हर स्टेप पे एक एक हाइड्रोजन एटम जो अल्केन की है वो सब्स्टिट्यूट होती रहती है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। सब्स्टिट्यूट होती रहती है मींस रिप्लेस होती रहती है, हाइड्रोजन एटम की जगह क्लोरीन आती जाती है। फॉर एग्जांपल मीथेन का रिएक्शन देखें डिफ्यूज सनलाइट में, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बन गया और दूसरा जो क्लोरीन का एटम है वो उस हाइड्रोजन की जगह आ गया, तो CH3Cl क्लोरोमीथेन बना। अब इस क्लोरोमीथेन के अंदर
मजीद क्लोरीन जब ऐड होगी तो एक और हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस हो जाएगा, Ca2Cl2 डाई क्लोरोमीथेन बना, डाई का मतलब दो। अब डाई क्लोरोमीथेन के साथ फिर क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, ट्राई क्लोरोमीथेन बना और HCl साथ। ये जो सनलाइट जहाँ पे लिखा है ये सारे आपने डिफ्यूज सनलाइट ही लिखनी है, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट ही लिखेंगे हर जगह। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये जो एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होती है ना लेबोरेटरी में, इसको एनेस्थीसिया के तौर पे एज एन एनेस्थेटिक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में फ्राग का जो है वो टॉपिक होगा बायोलॉजी में। अगर आप फराग को डायसेक्ट करते हैं लेबोरेटरी में तो वहाँ पे क्लोरोफॉर्म को हम यूज करेंगे उसको एनेस्थाइज करने के लिए, बेहोश करने के लिए। और ये जो क्लोरोफॉर्म है या ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका फर्दर रिएक्शन क्लोरीन से जब हो तो जो एक हाइड्रोजन इसमें बाकी होती है वो भी रिप्लेस हो जाती है और CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे कह सकते हैं, तो ये बनता है लिक्विड है जो कि आपको मालूम है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लेबोरेटरी में जिसको हम यूज करते हैं। हाँ जी, ये रिएक्शंस क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन है कंबस्चन का। कंबस्चन कहते हैं बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। अल्केन्स जो हैं एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन में ये बर्न करते हैं, इससे लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन कहाँ पे होते हैं कंबस्चन के? ऑटोमोबाइल कंबस्चन इंजन जो हैं उनके अंदर होते हैं, डोमेस्टिक हीटर्स यानी घरों में जो हम हीटर जलाते हैं, और कुकिंग अप्लायंसेस, हमारे कुकिंग के जो भी अप्लायंसेस हैं उनके अंदर जहाँ भी देखें गैस वगैरह जलती है जिनमें, तो उनमें ये कंबस्चन का प्रोसेस होता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इसी वजह से जो है अल्केन्स को फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, एक्सेस ऑक्सीजन में या एयर में तो ये रिएक्शन हुआ, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की हो तब क्या होगा? फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है और उसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो कि सफोकेशन कॉज करती है। सफोकेशन क्या होता है? सर घुटन। दम घुटना, दम घुटना एंड कॉजेज डेथ, जैसे डेथ हो सकती है। रिएक्शन देखें CH4 का ऑक्सीजन के साथ इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है और साथ कार्बन भी डिपॉजिट होगी, कार्बन भी बनेगी और वाटर बनता है, साथ हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी इस केस में। यूजेस मीथेन और इथेन के। नेचुरल गैस जो कि चीफली मीथेन होती है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे CNG कहते हैं ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पे यूज होती है। इसमें याद रखें इसमें भी मीथेन होती है ज्यादातर CNG के अंदर। इसके अलावा इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह जो है उनका भी प्रोपोर्शन होता है, लेकिन मोस्टली मीथेन ही होती है। तकरीबन 93 to 96% तक इसमें मीथेन होती है। तो दीज गैसेज जो है दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, फॉर एग्जांपल कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये कुछ कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे भी अपने सिलेबस में। तो ये कंपाउंड्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो केमिकल्स इससे बने हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कार्बन ब्लैक को हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश, ठीक है, शू पॉलिश बनाने के लिए, प्रिंटर की इंक बनाने के लिए, फिलर के तौर पर रबर इंडस्ट्री में। क्लोरोफॉर्म यूज होती है सॉल्वेंट के तौर पर रबर और वैक्सेस के लिए। इसके अलावा एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर, और ड्राई क्लीनिंग में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन से आगे, सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है? विच इज द सिंपलेस्ट अल्केन? हाँ जी, सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है? सर मीथेन। मीथेन, ठीक है। गिव स्ट्रक्चरल फार्मूला आइसोपेंटेन और आइसोब्यूटेन।
ये फार्मूले आपने पढ़े भी हैं। आइसोपेंटेन में देखें, आपने यूं करना है कि 3 कार्बन स्ट्रेट सॉरी 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में कर दें और दूसरी कार्बन के ऊपर या तीसरी किसी कार्बन के ऊपर जो है, यानी पहली के अलावा दूसरी तीसरी के ऊपर आपने क्या करना है, एक तो उसके साथ CH3 ग्रुप अटैच कर देना है। ये मैं आपको कार्बन एटम अटैच करके दे देता हूँ। ये देखें, ये कार्बन, बाकी आपने वैलेंसी इसकी 4 जो है ना वो पूरी करनी है हाइड्रोजन के साथ। अब आप इधर से इस कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच कर दें, तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। आप राइट साइड से इस कार्बन के साथ इसको भी दूसरा नंबर मिलता है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी बनी है, आइसोपेंटेन की। अब आप आइसोब्यूटेन को देखें, उसमें आपने 3 कार्बन जो हैं वो एक चेन में ड्रा करने हैं और दूसरी के साथ एक अटैच करने कार्बन, तो ये आइसोब्यूटेन है। इसको यही नहीं छोड़ देना, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट करनी हाइड्रोजन के साथ आप कर सकते हैं ना। बस इसके साथ देखें ना, इसके साथ आपने एक हाइड्रोजन लगानी है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना हर कार्बन की। इसी तरह इसके साथ भी 3 आ जाएंगी। एक मैं स्ट्रक्चर इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ, कहीं आप सिर्फ कार्बन की स्केलेटन ही ना जहन में रख लें और जहां भी टेस्ट में आए, पेपर में आए, वही ड्रा करते जाएं। हाइड्रोजन के साथ इसको कंप्लीट करें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दी है आइसोब्यूटेन की। इसी तरह से इस आइसोपेंटेन को भी आपने कंप्लीट करना है। ये जो आइसोपेंटेन है, इसमें भी हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। सर ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है इसके साथ भी 3 नहीं आएंगे? कौन सा लेफ्ट वाला, 1 2 रुक जा। 3, हाँ बिल्कुल, इसके साथ एक अभी रहता। 4 वैलेंसी आपने पूरी करनी है। अब हर एक के ना बॉन्ड्स तो आपने टोटल करके देख लेना, 4 पूरे होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि वाई द बर्निंग ऑफ अल्केन रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अल्केन की बनने के लिए सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की क्यों चाहिए, इसलिए कि सफिशिएंट सप्लाई में जब ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और सफोकेशन काज करती है, दैट कैन कॉज डेथ। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है यस सर। कि ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए। लॉजिक आपके जहन में जब हो तो आप अपनी वर्डिंग में आंसर सही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन। अभी आपने रिएक्शन देखा है, reaction in which one or more hydrogen atoms of alkanes are replaced by halogen atoms. They are substituted by halogen atoms. Replace लिखें, substituted लिखें, तो ये halogenation है। Give the reaction of methane with chlorine in bright sunlight. तो bright sunlight में क्या reaction है क्लोरीन का bright मीथेन के साथ? सर CH4 + 2Cl और कार्बन डिपॉजिट होती है और HCl बनता है। कार्बन और HCl, ये रिएक्शन अभी आपने पढ़ा है पहले, क्लोरीन के साथ जो था ये वाला। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको बताई गई है कि पोक अराउंड विद अ स्टिक इन द मडी बॉटम ऑफ अ पॉन्ड और मार्श। तो दलदल ये पॉन्ड से है, तालाब है, उसमें पानी रुका हुआ है, गंदा सा पानी हो जाता है जो ठहरा हुआ, तो उसके अंदर कहते हैं कि आप क्या करें, स्टिक जो है वो उसके अंदर दबाएं, प्रेस करें, तो रिजल्ट क्या होगा, यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द मड। अब ये बबल्स क्या हैं, ये हाइड्रोकार्बन गैस है, मीथेन। ठीक है, ये मीथेन गैस है जो कि मार्श गैस कहलाती है। पता है कि इफ यू कलेक्ट गैस इन अ जैम जार यू कैन सेट फायर टू इट, उसको आग लग जाएगी, वो जलेगी, क्योंकि मीथेन थी। ऑर्चिड्स प्रोड्यूस अल्केन्स टू अट्रैक्ट बीज टू पोलिनेट देयर फ्लावर्स। ठीक है, ऑर्चिड्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बीज वगैरह अट्रैक्ट होते हैं, और जब बीज मक्खियाँ उनकी तरफ आती हैं तो उससे पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन जानते हैं यस सर। क्या होती है? Yes, sir. The What is transferring of anther
sigma of one from lava to another. एंथर के ट्रांसफर या पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर? सर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, स्टिग्मा ऑफ कार्पल तक। अच्छा, दूसरे नंबर पे अल्कीन्स हैं। अल्केन्स हमने पढ़ ली हैं। अल्कीन्स को देखें, ये सिंपलेस्ट अल्कीन जो है वो इथीन है। जैसा सिंपलेस्ट अल्केन आपने मीथेन पढ़ा था CH4, तो सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सा है? C2H4 इथीन। और इनका जनरल फार्मूला आपने पढ़ा CnH2n के कार्बन की जो तादाद होती है उसको डबल कर दें तो हाइड्रोजन की तादाद आ जाती है। These compounds are also known as olefins। ओलिफिन जो है ओलिफेंट से है। ओलिफेंट मीन ऑयल फॉर्मिंग। तो जो फर्स्ट मेंबर्स हैं ना, ये ऑयली से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मसलन देखें, ये CCl4 को ही देख लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरो जो टेट्राक्लोरोमीथेन है, तो ऑयली सा जो है ये मटेरियल प्रोडक्ट होता है। फ्यू अल्कीन्स विद देयर मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर और कास्ट डॉट स्ट्रक्चर जो हैं ये नीचे आपको दिखाए भी गए हैं। जैसे इथाइलिन या इथीन जिसको कहेंगे, जिसका ये कंडेंस फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। ये कंडेंस फार्मूला जिसमें से डबल बॉन्ड शो किया, बाकी सारे एटम इकट्ठे हाइड्रोजन के शो किए, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। और ये डॉट का स्ट्रक्चर आ गया। इसी तरह प्रोपाइलिन है या प्रोपीन, ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन जैसे कहते हैं, और पेंटीन। ये आपको मेंबर्स जो हैं वो 5 मेंबर्स दिखाए गए हैं। अकरेंस ये कहाँ पाए जाते हैं? बीइंग मोर एक्टिव जो देन अल्केन्स, अल्कीन्स जो हैं दे सेल्डम अकर फ्री इन नेचर। सेल्डम का क्या मतलब? उर्दू में एक टर्म यूज करते हैं शाज़ो नादर। लफ्ज़ सुना है शाज़ो नादर? जी सर। शाज़ो नादर, कभी कभी, बहुत कम, बहुत ही कम। फ्री नेचर, फ्रीली जो है नेचुरली एग्जिस्ट करें तो बहुत ही कम चांस होता है। लोअर अल्कीन्स कोल गैस में पाई जाती हैं, माइन्यूट क्वांटिटीज में, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में। इथाइलिन प्रेजेंट है नेचुरल गैस में, समटाइम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% जो है नेचुरल गैस में इथाइलिन होती है। अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की क्रैकिंग करके भी इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो ऑकरेंस के हवाले से बात थी। अब हम इनकी प्रिपरेशन को देखते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, मसलन हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, या X का कोई भी हैलोजन, फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कि आपके जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये एटम अटैच हैं, मसलन हाइड्रोजन तो उनका अपना एटम है, OH ग्रुप अटैच हो, हैलोजन एटम अटैच हो, इनको रिमूव करने से हमें एल्कीन्स हासिल हो जाते हैं। सो एज टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स जो हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव करना है। अब एडजेसेंट कार्बन एटम से जरूरी नहीं कि एक ही तरह के एटम रिमूव हों। फॉर एग्जांपल आप देखें, डिहाइड्रेशन अल्कोहल की हम कर रहे हैं। ये अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, इसकी डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस मिकदार में यूज किया जाता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और दूसरे स्टेप में यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये डिकम्पोज होता है हीट करने पर, और इथीन हासिल हो जाती है, आगे सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाता है। अब इस रिएक्शन में देखें, एडजेसेंट कार्बन एटम्स ये हैं, एडजेसेंट होते हैं साथ साथ वाले। तो ये वाली जो कार्बन है इसका OH ग्रुप रिमूव हुआ है। ये देखें, ये OH ग्रुप इस कार्बन का, और ये जो CH3 था इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी CH2 रह जाएगा ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अल्कीन हासिल हुआ है तो इसमें CH2 उधर है और CH2 ही राइट साइड पे है, क्योंकि राइट वाली कार्बन का OH ग्रुप रिमूव हो गया और लेफ्ट वाली कार्बन की एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो इससे इस वजह से दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया है। हाँ जी, समझ आ गई पहले मेथड की। OH ग्रुप एक कार्बन से निकाला, दूसरे से हाइड्रोजन को निकाला, तो जिन दो कार्बन एटम्स के ये एटम या ग्रुप निकले थे उनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और वो अल्कीन बन गया।
और डिहाइड्रेशन अल्कोहल की जो है इनकी इसकी कंडीशंस क्या हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस मिकदार में और 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दूसरा तरीका है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में से आपने क्या करना है? हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकालना है। जैसा पहले आपने डिहाइड्रेशन कहा ना, रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन हाइड्रोजन को भी निकालें और हैलोजन को भी। किससे? अल्काइल हैलाइड से। इसके लिए आपको अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना होगा, मीन KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल आर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। अल्कोहलिक KOH क्या होगा? KOH को अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, तो इसे एथीन प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या होगा? एक कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव होगी और दूसरी कार्बन का ब्रोमीन, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन एटम है, वैसे कोई भी हैलोजन हो सकता है। अल्काइल हैलाइड की हम जब बात कर रहे हैं तो एक कार्बन का हैलोजन एटम और दूसरी कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाएगा और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। और साथ जो आगे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये जो ब्रोमीन का एटम है ये पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा, और जो इधर से एक हाइड्रोजन निकली थी वो KOH के OH के साथ मिलकर वाटर बना देता है। रिएक्शन क्लियर है? Yes, sir. फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें। फर्स्ट मेंबर जो अल्कीन के हैं, मिथीन है, कलरलेस गैस है, प्लेजेंट ऑर्डर इसकी है। ये फर्स्ट 4 मेंबर्स गैसेज ही हैं। ठीक है, 5 मेंबर इसके गैसेज ही होती हैं। उसके बाद आगे जो है ये 5वें से लेकर तकरीबन 15 तक जो है वो लिक्विड्स हैं और बाद वाले सॉलिड। अल्कीन्स नॉन पोलर हैं, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अल्कीन्स नॉन पोलर होने की वजह से क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट मेंबर सीरीज का जो है वो इथीन है, स्लाइटली लेस डेंस है देन एयर, डेंसिटी इसकी हवा से थोड़ी सी कम है। अल्कीन्स फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी आग लगती है इनको भी जलते हैं ये, और जब कंप्लीट कंबस्टन इनकी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। हाउएवर जो फ्लेम इनका है वो स्मोकियर है देन अल्केन्स हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाई फ्लेम ऑफ अल्कीन्स इज स्मोकियर देन अल्केन्स, बट इसके रीजन याद रखें, मोर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन जो है वो इसके रीजन है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन एटम्स के दरमियान तो हाइड्रोजन कम हो गई ना, तो रिलेटिव प्रोपोर्शन जो उसका कार्बन का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा हो गया, इस वजह से स्मोक ज्यादा होता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है सीरीज के अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं, ये फिर हम कल पढ़ लेंगे क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? आपका लास्ट टेस्ट जो रहता है आज मैं गूगल क्लास में सेंड कर दूंगा, तो अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स जो हैं वो भी मैं सेंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।